Hello everyone, very good morning. So in this video we will cover जॉन मिल्टन. आज भी हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जॉन मिल्टन के ऊपर. Now the first question is, just a second. First question is, what is the stated purpose of Paradise Lost? Paradise Lost के अंदर जो पर्पस है Paradise Lost लिखने के पीछे क्या है? ऑप्शन ए. देखो ये ऑलरेडी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस ये आपके यूजीसी नेट, बीपीएससी या फिर जेकेपीएससी, स्पेशली जेकेपीएससी और बीपीएससी के ऊपर फोकस्ड है. लेकिन आप यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. नाउ ये ऑलरेडी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है. तो कहते हैं कि व्हाट इज द स्टेटेड पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट का पर्पस क्या था लिखने का? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ मैन ऑफ गॉड. ऑप्शन बी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. ऑप्शन सी, टू सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल. ऑप्शन डी, टू डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. आज भी ऑलरेडी नो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर फॉल ऑफ मैन की कहानी है जिसमें गॉड का जस्टिफिकेशन की बात की गई है. तो राइट आंसर वुड बी बी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ओपनिंग और एंडिंग लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पोइट्री सेक्शन. तो यूजुअली पोइट्री सेक्शन में इन बिटवीन द लाइन से ज़्यादा ओपनिंग एंड द एंडिंग लाइन इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन नॉवेल्स एज वेल. तो हमेशा ओपनिंग और एंडिंग लाइन को हमेशा याद रखना है. कहते हैं कि व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, sing heavenly muse that won the secret top, or what though the field be lost. And option D, the mind is its own place and in itself heaven or hell. So what would be the right answer? A is the right answer. A man's first disobedience, है ना, मैन का पहला डिसोबीडियंस जब वो फॉरबिडन फ्रूट को खा लेता है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पैराडाइज लॉस्ट एंड मैंने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है इस पे वीडियो. इफ यू हैवंट सीन द वीडियो यू कैन गो एंड वॉच दैट. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. कहता है क्वेश्चन नंबर 3, विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सैतन के द्वारा बोला गया था, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये. जब वो आउटकास्ट हो जाता है, जब वो हेल में चला जाता है, तो देन ही सेज क्या, तब वो कहता है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल, मतलब हेल में राज करने से अच्छा है कि हेवन में सर्व करो. तो राइट आंसर वुड बी सी. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट के फाइनल वर्जन में कितने बुक्स थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14. देखो ये सिंपल है क्योंकि वर्जिल और ओविड से इंस्पायर्ड थे एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू राइट एन एपिक विच इज सिमिलर टू द क्लासिकल एंड ग्रीक लिटरेचर. तो जितने भी क्लासिकल और ग्रीक लिटरेचर थे वो लोग 12 कॉपी की को फॉलो करते थे, है ना, 12 कॉपी का रूल. तो 12 बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट भी लिखी गई थी. तो राइट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि व्हाट पोएटिक फॉर्म इज पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है? राइमिंग कपलेट में, स्पेंजेरियन स्टेंजा में, ब्लैंक वर्स में, या फ्री वर्स में? दिस इज अ वेरी फेमस, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं ये ब्लैंक वर्स में लिखे गए, मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स, और ये ब्लैंक वर्स के मास्टर भी कहलाते थे. तो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि विच एंजल इज सेंट टू वार्न एडम एंड ईव अबाउट सैतन्स इंटेंशंस. कौन सा एंजल था जिसको भेजा गया एडम और ईव से बातें करने के लिए और सैतन के इंटेंशन से बचाने के लिए? आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस पैराडाइज लॉस्ट, प्लीज डू चेक दैट आउट. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. उस लेक्चर के बाद आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर, तो यू वुड बी एबल टू आंसर दोस. ऑप्शन ए माइकल, ऑप्शन बी रफाइल, ऑप्शन सी गैब्रियल, ऑप्शन डी यूरियल. तो राइट आंसर वुड बी रफाइल. बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि व्हाट इज सैतन्स ओरिजिनल नेम बिफोर हिज रिबिलियन. जब वो रिबेल करता है गॉड से तो उससे पहले उसका रियल नेम क्या होता है? लूसीफर, बेल्जेबब, बोथ ए एंड बी, या फिर डी मिल्टन्स नेवर स्पेसिफाइज अ नेम. तो राइट आंसर इज लूसीफर, जिसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. लूसीफर एक तरह से सबसे ब्राइटेस्ट एंजल था गॉड का, जिसने रिबेल किया था और रिबेल करने के बाद उसका नाम शैतान पड़ा. क्वेश्चन नंबर 8
कहते कि हु इज सैतान्स सेकंड इन कमांड नोन फॉर हिज परसुएसिव रिटोरिकल एंड सपोर्ट फॉर रिबेलियन। ऑप्शन ए मैमोन, ऑप्शन बी बेल्जेबूब, ऑप्शन सी मेलोक, ऑप्शन डी बिलाइल। तो राइट आंसर होगा बी बेल्जेबूब। सेकंड सेकंड इन कमांड बेल्जेबूब रहता है शैतान के। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस बिल्ट बाय द फॉलन एंजल्स इन हेल। ये हेल का जो नाम है वो क्या रहता है? एरबस, मतलब जो प्लेस सबसे पहले बिल्ड की जाती है हेल में, एरबस, पेंडोमोनिया, ट्रैट्रस या फिर पेंडमोनियम। तो राइट आंसर इज डी पेंडमोनियम। पेंडमोनियम इज अ प्लेस जहाँ पे सर्कल में बैठ के लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं पेंडमोनियम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन विच बुक डज मिल्टन डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय गॉड। ऑप्शन ए बुक 1, ऑप्शन बी बुक 3, ऑप्शन सी बुक 7, ऑप्शन डी बुक 10। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी बुक 12 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु इज द सन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सन कौन होता है? एडम, सैटन, द होली स्पिरिट और द क्राइस्ट। राइट आंसर वुड बी डी जीसस क्राइस्ट सन होते हैं, इसलिए कहते हैं ना इन द नेम ऑफ सन, फादर एंड द होली स्पिरिट। तो सन जो है वो जीसस है, फादर जो गॉड है, और होली स्पिरिट जो कि बैप्टिज्म के बाद लोग होली स्पिरिट उनको मिल जाता है। एक सेंस में कह सकते हैं कि दे होली स्पिरिट एक मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जो जब आप विश्वास करते हो गॉड में, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन क्रिश्चियनिटी एंड वो एक स्पिरिट आपके अंदर आता है ना, एंड देन यू आर सेव्ड काइंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं व्हाट डज सिन Satan's daughter carry with her? A key to the gate of hell, a sword, a golden apple, a serpent. What would be the right answer? A key to the gates of hell. A is the right answer. Question number 13 कहता है the epic simile comparing Satan's size to that of a sea monster is an example of। ये जो epic simile कंपेयर किया गया है सैतान के साइज का एक सी मॉन्स्टर से, वो किस तरह का लिटरेरी डिवाइस है? ये मतलब किस तरह की सिमली है? होमरिक सिमली है, वर्जिलियन सिमली है, मिल्टॉनिक है, या पेट्रार्कन सिमली है? तो राइट आंसर इज अ मिल्टॉनिक सिमली। इजी है, क्वाइट इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं द फ्रूट दैट एडम एंड ईव ईट इज रेफर्ड टू एज द, वो जो फ्रूट जो फॉरबिडन फ्रूट था जिसको खाया गया एडम और ईव के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? एप्पल, फिग, फॉरबिडन फ्रूट या फिर पॉमीग्रेनेट? तो मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं, द फॉरबिडन फ्रूट। सी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं एप्पल का ऑप्शन रहता है, बट एप्पल आपको ठीक नहीं लगाना है, एप्पल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर सैतन एंड द फॉलन एंजल्स आर फर्स्ट कास्ट आउट। जब सैतन और उसके फॉलन एंजल को हेवन से निकाल दी गई थी, तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? टार्टरस में, एबिस में, द लेक ऑफ फायर में, या फिर लिम्बो में? क्या होगा राइट आंसर? द लेक ऑफ फायर। सी इज द राइट आंसर। जब वो लैंड करता है तो उसके जो विंग्स होते हैं फ्लैप करते हुए, उसको मिल्टन ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज स्पीच एडवोकेटिंग फॉर अ मोर कॉशियस, लेस एग्रेसिव अप्रोच टू गॉड आफ्टर द फॉल। ऑप्शन ए बेल्जेबूब, ऑप्शन बी मलूक, ऑप्शन सी बिलायल, ऑप्शन डी मैमोन। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी बिलायल। ठीक है। नाउ एक चीज है कि जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो कैरेक्टर किस किस सीक्वेंस में अपेयर हुए हैं वहां से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर अदर जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, दे माइट आस्क यू विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स बिलोंग टू, या फिर इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में अपेयर नहीं होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे बेल्जेबूब है, लूसीफर है, मेलोक है, मैमन है ना, उसमें गुड एंड बैड एंजल दोनों हैं, आपको सबको याद रखना है। सो जस्ट रीड आउट और जस्ट रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर्स, क्योंकि मिल्टन का ये सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि प्यूरिटन एज का सबसे बड़ा वर्क है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजल माइकल इन द एपिक। ये जो माइकल का रोल है जो कि गुड एंजल होता है, उसको इस एपिक में क्या रोल है उसका? ही इज द वन हु लीड्स द चार्ज अगेंस्ट सैतन इन हेवन, he is the one who warns Adam and Eve, he is the one who leads the expulsion from paradise and shows Adam the future, and he is the one who discovers Satan's plot.
तो राइट आंसर वुड बी ही इज द वन हु लीड्स द एक्सपल्सन फ्रॉम पैराडाइज एंड सोज एडम टू द फ्यूचर। फ्यूचर को एडम बताता है ना, मतलब एडम को उसका फ्यूचर दिखाता है कि देखो यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन हेवन एनी लॉन्गर, है ना, और आगे जाके शायद ये एडम को और ईव को उसके उस दोनों के फ्यूचर बताते हैं आगे 17 में। तो राइट आंसर वुड बी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि व्हाट इज द लेसर लाइट दैट मिल्टन डिस्क्राइब्स इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएशन, द मून, द सन, द स्टार और द होली स्पिरिट। क्या होगा राइट आंसर? द सन। जो सबसे बड़ा लाइट था वो गॉड था, उसके बाद लेसर लाइट जो है वो सन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि व्हाई डज सैटन डिसाइडेड टू करप्ट ह्यूमैनिटी? पहला ऑप्शन टू प्रूव ही इज मोर पावरफुल देन गॉड, ऑप्शन बी ही इज जेलस ऑफ एडम एंड ईव हैप्पीनेस, ऑप्शन सी एन एक्ट एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज अगेंस्ट गॉड, ऑप्शन डी ही वांट्स टू रूल द अर्थ। ये तो होना ही नहीं है, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज अगेंस्ट गॉड, है ना, वो गॉड के अगेंस्ट रिवेंज लेना चाहता था, तो उसने क्या किया, गॉड की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीजों के ऊपर अटैक किया उसने, एंड दैट वाज ह्यूमन बीइंग एडम एंड ईव। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम क्या है? टू स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर, द नेचर ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन प्रोविडेंस, ऑप्शन सी द करप्शन ऑफ द मोनार्की, एंड ऑप्शन डी द फॉल ऑफ मैन एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी डी। पहले ही बताया गॉड का वेज टुवर्ड्स मैन है ना, इस पोम की अगर ओवरऑल समरी देखी जाए तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल इवेंट ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? द क्रूसिफिक्शन, द लास्ट सपर, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस इन द विल्डरनेस, एंड ऑप्शन डी द बैप्टिज्म ऑफ जीसस। क्या होगा राइट आंसर? 21 का द टेम्पटेशन ऑफ जीसस इन द विल्डरनेस, सी इज द राइट आंसर। देखो पैराडाइज रिगेन्ड से ऑलरेडी आपके जेकेपीएससी में 2019 के आसपास या जब भी लास्ट एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो यूजुअली लोग को लगेगा कि पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट पैराडाइज रिगेन्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैराडाइज रिगेन्ड के अंदर क्राइस्ट की कहानी है ना, सन ऑफ गॉड की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 22 वहां पे क्वेश्चन था कि हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड, एंड द आंसर वाज द क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हाउ मेनी बुक्स आर इन पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड में कितने बुक हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 12। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द स्टाइल ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी, ऑप्शन ए मोर ऑर्नेट एंड कॉम्प्लेक्स देन पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी मोर सिंपल, डायरेक्ट एंड फोकस देन पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी a complete departure from the epic tradition, option D a lyrical and personal narrative. What would be the right answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer. More simple, direct, focused than Paradise Lost. B is the right answer. Question number 24 कहते हैं कि who is the primary antagonist in Paradise Regained? Paradise Regained में antagonist कौन है? वहां आया था protagonist कौन है? The Pharisees, द सैतन, द रोमन एम्परर और द गॉड ऑफ फादर। क्या होगा राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं द टाइटल पैराडाइज रिगेन्ड रेफर्स टू द आइडिया दैट, ऑप्शन ए एडम एंड ईव वेयर अलाउड बैक इनटू द गार्डन ऑफ ईडन, ऑप्शन बी द एंजल्स डिफीटेड सैतन, ऑप्शन सी क्राइस्ट obedience and triumph over temptation redeems Adam's disobedience, and option D the earth will become a paradise again someday. So what would be the right answer? B is the right answer. The angel defeated Satan. ये जो टाइटल है पैराडाइज रिगेन्ड का रेफर्स करता है द एंजल डिफीटेड सैटन, बिकॉज हियर जो क्राइस्ट का सन है जीसस, उसकी कहानी है, ही इज द प्रोटैगोनिस्ट, और इवेंचुअली एंजल्स के द्वारा ये जो बैटल है सैटन के साथ वो जीत ली जाती है लास्ट में, इसलिए इसका टाइटल पड़ा है पैराडाइज रिगेन्ड, दोबारा से पैराडाइज को रिगेन की गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं कि व्हाट लिटरेरी फॉर्म इन सैमसन एग्नोस्टिस, ये जो इनका वर्क है सैमसन एग्नोस्टिस, उसमें कौन सा लिटरेरी फॉर्म उन्होंने यूज किया है? एपिक फॉर्म में लिखा है, क्लोज ड्रामा के फॉर्म में, अ सोनेट सीक्वेंस के फॉर्म में, और लॉन्ग लिरिकल पोएम के फॉर्म में। क्या होगा राइट आंसर? अ क्लोजेट ड्रामा के फॉर्म में, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27
द टाइटल सैमसन एग्नोस्टिस मीन, इसका मतलब क्या है? सैमसन द स्ट्रॉन्ग, सैमसन द हीरो, सैमसन द कॉन्करर, सैमसन द रेसलर या फिर चैंपियन। तो राइट आंसर सैमसन द रेसलर या फिर चैंपियन। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द प्ले इज मॉडल्ड आफ्टर द फॉर्म ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी, रोमन कॉमेडी, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सैमसन। ऑप्शन सी एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ऑप्शन डी मिडिएवल मोरालिटी प्ले। तो राइट आंसर वुड बी ग्रीक ट्रेजेडी, ए से इंस्पायर्ड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन सैमसन एग्नोस्टिस। सैमसन एग्नोस्टिक के अंदर जो कोरस है उसका क्या रोल था? टू सिंग सॉन्ग एंड डांस, टू एक्ट एज अ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, और टू प्रोवाइड कमेंट्री एंड द मोरल फ्रेमवर्क फॉर द ऑडियंस, या फिर ऑप्शन डी टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। तो राइट आंसर इज टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द मोरल फ्रेमवर्क फॉर द ऑडियंस। तो 29 का राइट आंसर उस भी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि हु इज सैमसन्स वाइफ हु बिट्रेज हिम इन द फिलिस्तीन्स। सैमसन की जो वाइफ थी वो कौन थी जिसने बिट्रे किया था फिलिस्तीन में? दलीला, डालीला, डिलाइला और बेत्सवा या फिर हैगर। क्या होगा राइट आंसर? डालीला, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि हाउ डज सैमसन अल्टीमेटली डाई इन द प्ले। सैमसन अल्टीमेटली किस तरह से मर जाता है प्ले के अंदर? ही इज एक्सक्यूटेड बाय द फिलिस्तीनीज, बी ही कमिट्स सुसाइड, ऑप्शन सी he pulls down the pillar of the temple killing himself and his enemies, option D he dies of old age in prison। right answer would be he pulls down the pillar, C is the right answer। टेम्पल के पिलर को वो पुल करता है और अपने आप को मार लेता है, अब एनिमी के साथ साथ he also dies at the end। now question number 32 कहते हैं the theme inner blindness versus physical sight is a central Samson agnosis, a theme that Milton himself experienced due to his deafness। बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लाइंडनेस, लेमनेस, पॉवर्टी। ही वॉज ब्लाइंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो ब्लाइंड हो चुके थे और उनकी जो डॉटर थी सी एक्चुअली रोट ऑल हिज वर्क्स, वो डिक्टेट करते थे एंड सी वॉज राइटिंग द वर्क। बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट मेजर पोएम रिटन इन द एज ऑफ 21 विच इज ए पैस्टोरल एलिजी फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड द किंग। एडवर्ड द किंग के लिए उन्होंने एक तरह से एलिजी लिखा था उसके डेथ पे। ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिल्टन। जो एडवर्ड किंग थे वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे मिल्टन के, और काफ़ी कम एज में जब इनका डेथ हो गया था तो मिल्टन वॉज क्वाइट शॉक्ड एंड देन ही रोट हिज वर्क, एक एलिजी वर्क लिखा। तो लिसाइडस, कैमूस, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, या फिर सेकेंड पेंसरोसो। तो राइट आंसर वुड बी लिसाइडस, लिसाइडस, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि विच ऑफ मिल्टन्स पोम इज अ मास्क रिटन फॉर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। ये जो मिल्टन का पोम है एक मास्क है। मास्क जो होता है वो प्रेजेंट की जाती है किसी किंग के पास, है ना, किंगडम के अंदर, मतलब किंग के प्रेजेंस में जो चीज़ें जो प्ले प्रेजेंट की जाती है, जो प्ले परफॉर्म की जाती है, दीज आर स्मॉल फार्शिकल प्ले, मतलब इसमें कॉमेडी होती है यूजुअली, तो उसको मास्क कहते हैं। बेन जॉनसन मास्टर थे इसके। बेन जॉनसन वॉज द मास्टर ऑफ मास्क, है ना। मास्क का अगर फादर भी बोलेंगे तो बेन जॉनसन ही थे। तो एलियाग्रो, लिसाइडस, कामूस और सेकेंड पेंसरोसो। सी इज द राइट आंसर, 34 का सी। कैमू इनका था, एक वर्क था, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, एक ही सिंगल प्ले है जो इंपॉर्टेंट है इनका। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये भी यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। 35 कहते हैं कि द पोम एल एलेग्रो इज अ सेलिब्रेशन ऑफ melancholy and contemplation, a solitary quiet life, option C a cheerful sociable life, option D the struggle of human spirit। क्या होगा राइट आंसर? a cheerful sociable life, C is the right answer। now question number 36 कहता है the companion poem to El Allegro is, देखो ये भी यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछ चुका है, लिसाइडस, कैमूस, सेकेंड पेंसरोसो या इल पेंसरोसो, या फिर ऑन शेक्सपियर। तो राइट आंसर इज सी, इल एलाग्रो, इल पेंसरोसो, है ना। ये दोनों कंपेनियन पोम एक दूसरे को फुलफिल करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंक्लूडेड विद द फेमस लाइन
ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो मिल्टन का सोनेट है, उसका जो फेमस मतलब उसका जो लास्ट लाइन है, क्लोजिंग लाइन है, वो क्या है? दे ऑल्सो सर्व हु वन स्टैंड एंड वेट व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का स्टार्टिंग लाइन है ये। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो लास्ट क्लोजिंग लाइन है वो है दे ऑल्सो सर्व्ड whom ओनली स्टैंड एंड वेट। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन आई एम सेइंग जितने भी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं या पोर्ट्स हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट्री है, उसके ओपनिंग और एंडिंग लाइन को आप अच्छे से पढ़ लेना, दे माइट आस्क यू इन द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी, मास्क, एपिक पोम या फिर नेटिविटी ओड। क्या होगा राइट आंसर? नेटिविटी ओड, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं कि मिल्टन्स सोनेट आर ऑफन रेफर्ड टू एज, मिल्टन का जो सोनेट है वो किस नाम से रेफर की जाती है? शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट के नाम से, स्पेंजेरियन सोनेट के नाम से या फिर इंग्लिश सोनेट्स के नाम से? तो राइट आंसर होगा इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट के बेसिस पे वो लिखते थे। शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट तो ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट क्या सिमिलर ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं कि मिल्टन सोनेट्स आर नोन फॉर देयर, मिल्टन का जो सोनेट है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? फोकस एंड कोर्टली लव, कॉम्प्लेक्स, इंटरवोवन राइम स्कीम्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स एज वेल एज देयर स्ट्रिक्ट पेट्रार्कन फॉर्म, ऑप्शन डी ह्यूमरस एंड सटारिकल टोन। तो राइट आंसर इज सी, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के लिए एज वेल एज देयर स्ट्रिक्ट पेट्रार्कन फॉर्म के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन पोइट्रिक स्टाइल, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मिल्टनिक पोइट्री के लिए, मतलब मिल्टॉनिक पोइट्री के लिए? पहला है ग्रैंडियोज लैंग्वेज एंड हाई स्टाइल, ग्रैंडियोज में तो लिखते ही हैं वो। एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्लासिकल इल्यूजन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग सेंटेंसेस एंड इनवर्टेड सिंटेक्स एंड ऑप्शन डी सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज विथ कॉन्वर्सेशनल टोन। तो राइट आंसर वुड बी डी ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड स्टाइल में तो लिखते ही हैं, एक्सटेंसिव यूज है क्लासिकल इल्यूजन का, और कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके वर्क, और बहुत लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट पढ़ोगे ना तो बहुत लंबा सेंटेंस है, पहला ओपनिंग लाइन ही बहुत लंबा है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं कि व्हाट इज मिल्टॉनिक वर्स, मिल्टॉनिक वर्स किसको कहते हैं? राइमिंग आइमिक पेंटामीटर को, ब्लैंक वर्स ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैजेस्टिक साउंड एंड इंट्रिकेट सिंटेक्स, ऑप्शन सी फ्री वर्स, ऑप्शन डी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोनेट। क्या होगा राइट आंसर? ब्लैंक वर्स ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैजेस्टिक साउंड एंड इंट्रिकेट सिंटेक्स, बी इज द राइट आंसर। ही वॉज द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स, है ना? जहां पे ब्लैंक वर्स आप देखना वहां पे टिक लगा देना, आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड मिल्टन राइट ड्यूरिंग, मिल्टन किस हिस्टोरिकल पीरियड में लिखा था? एज ऑफ मिल्टन भी कहलाता है इस एज को। एलिजाबेथन टाइम में नहीं, इंग्लिश रेनेसा में, प्यूरिटन में तो लिखे थे उन्होंने, रोमांटिक में नहीं, विक्टोरियन में नहीं। तो राइट आंसर इज बी, प्यूरिटन इंटररेगनम में उन्होंने लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 जिसको बाद में जाके कॉमनवेल्थ भी कह लेंगे, कॉमनवेल्थ से थोड़ा पहले, वैसे थोड़े बहुत इन्होंने कॉमनवेल्थ के समय में ही पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश की थी, लेकिन उससे पहले से ही वो लिख रहे थे। ऑलिवर क्रॉमवेल की सरकार में ये बायां हाथ थे, है ना? ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मिल्टन्स वर्क इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच क्लासिकल पोएट, किन से ज्यादा इंस्पायर्ड थे मिल्टन? होमर से, वर्जिल से, ओविड से, सोफोक्लिस से? तो राइट आंसर वुड बी वर्जिल से, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मिल्टन सर्व्ड एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अंडर विच इंग्लिश लीडर, मिल्टन जो था गवर्नमेंट ऑफिशियल था कौन से? चार्ल्स के अंदर, ऑलिवर क्रॉमवेल के अंदर, एलिजाबेथ के अंदर, किंग जेम्स के अंदर, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। किंग जेम्स के समय तो ये थे नहीं, सबसे मेजर राइटर किंग जेम्स के समय में कौन थे? बेन जॉनसन, है ना? राइट आंसर ऑलिवर क्रॉमवेल, मैंने अभी बताया था, क्रॉमवेल की सरकार में ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मिल्टन्स रेडिकल थियोलॉजी व्यूज पर्टिकुलरली हिज बिलीफ इन द आर्यन हायरेसी आर सबटली प्रेजेंट इन विच ऑफ हिज वर्क्स? ऑप्शन ए लिसिडस, ऑप्शन बी सैमसन एग्नोस्टिस, ऑप्शन सी पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑप्शन डी हिज सॉनेट्स। राइट आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन्स
habit of using long, complex sentences with subordinate clause that often delay the main verb. ऑप्शन ए मिल्टॉनिक इन्वर्जन या फिर मिल्टॉनिक सिंटेक्स, काइसमस, इंजैबमेंट या जिग्मा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा मिल्टॉनिक इन्वर्जन, है ना, वो सिंटेक्स को इन्वर्ज कर देते थे। ए इज द राइट आंसर, 47 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं द टर्म ludicrous comes from Milton's Latin word for playful, but what does it mean in his work? ये जो ludicrous है उसका क्या मतलब है इनके वर्क में? कॉमिकल हुआ, फुलिश और एब्सर्ड होता है, या फिर ट्रैजिक, या फिर ब्यूटीफुल। क्या होगा राइट आंसर? फुलिश और एब्सर्ड, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 कहता है मिल्टन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लास्ट ग्रेट पोइट ऑफ द विच एज। मिल्टन को रेफर की जाती है सबसे ग्रेटेस्ट पोइट कौन से एज के लास्ट में? मिडिएवल पीरियड में, इंग्लिश रेनेसा में, रोमांटिक में, विक्टोरियन में। विक्टोरियन तो आते नहीं है, रोमांटिक में आते नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मिल्टन्स यूज ऑफ एल्यूजन प्राइमरली ड्रॉज फ्रॉम। जो मिल्टन का एल्यूजन है, जो मिल्टन एल्यूजन का यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? इंग्लिश हिस्ट्री एंड फॉल्कलोर से, कॉन्टेम्पररी इवेंट से, क्लासिकल माइथोलॉजी, द बाइबल, ग्रीक रोमन लिटरेचर से, या फिर हिज पर्सनल लाइफ से। कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं ये एल्यूजन का? तो राइट आंसर वुड बी क्लासिकल माइथोलॉजी से, सी इज द राइट आंसर। क्लासिकल से काफी इंस्पायर्ड थे, चाहे वर्जिल से हो, स्पेशली वर्जिल से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, होमर से हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द फ्रेज ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन द बुक 1 ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ये जो ऑल इज नॉट लॉस्ट, जब वो हार जाता है सैतन और सैतन के साथ जितने भी मिनियंस होते हैं, जब वो हार जाते हैं तब ये सेंटेंस बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शन ए बेल्जेबूब, ऑप्शन बी सैटन, ऑप्शन सी एडम, ऑप्शन डी गॉड। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी सैटन के द्वारा बोला गया। देखो आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस वन, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में मिल्टन से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो यू वोंट यू वोंट बी एबल टू मतलब यू विल एबल टू आंसर दोस। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्पेंट दैट सैटन पजेस टू अटेम्प्ट या टू टेम्प्ट ईव। ईव को टेम्प्ट करने के लिए सैटन जो है वो कौन सा सर्पेंट बन के गया था? लिवाइथन, मिल्टन डज नॉट नेम द सर्पेंट, द ड्रैगन, या फिर पाइथन। क्या होगा राइट आंसर? लिवाइथन बन के गया था, ए इज द राइट आंसर, है ना। 52 का क्या होगा? सॉरी नहीं, लिवाइथन तो वो है इनका वर्क है, नहीं राइट आंसर का बी। मिल्टन बात नहीं बताते नहीं है, सरपेंट बस सरपेंट बोलते हैं। से लिवाइथन भी एक सरपेंट ही है, सी मॉन्स्टर जिसको कहते हैं, है ना। और जस्ट इफ यू सिंपली गूगल इट आउट, ऐसे थॉमस हॉब्स का भी एक वर्क है लिवाइथन, बट वो वर्क कुछ और ही डिस्क्राइब करता है। इट वाज अ फिलोसॉफिकल वर्क, बट एक लिवियाथन एक और मतलब सी क्रिएचर बाइबल के अंदर उसको दिखाया गया है कि एक सी मॉन्स्टर है, बट ये ऐसा कोई मतलब सर्पेंट का कोई नाम नहीं होता इसमें, है ना। देखो इस तरह से के क्वेश्चंस बने हैं कि दो चीज़ बनता है, एक तो सबसे पहले जब आता है ईव को टीज करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो उसमें टॉड बनता है ना। ये जो टॉड टेडपुल कहते हैं ना, जिसको मेढक जब पैदा होता है तो जब उसके पूंछ होते हैं तो छोटे छोटे जब मेढक के बच्चे होते हैं तो वो बनता है और वो उसके कान में जाके बोलता है। और उसके बाद एंड में सैतन जब दोबारा ईव से मिलता है तो उसको टेम्प्ट करने के लिए वो सरपेंट बन के आता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड इन पैराडाइज लॉस्ट। मैनकाइंड की मदर पैराडाइज लॉस्ट में कौन है? ईव है, सिन है, पेंडोरा है, मैरी है। मैरी तो क्राइस्ट से रिलेशन में है, तो सिन जो है वो एक तरह से नाजायज औलाद है कह लो लूसीफर का। तो राइट आंसर इज ए, ईव, एडम और ईव, है ना। नाउ द पैसेज इन बुक 5 डिस्क्राइबिंग द टेम्पटेशन ऑफ ईव इन द ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए प्रोफेसी, ऑप्शन बी foreshadowing, option C anachronism, option C anarchism, option D a flashback. Right answer would be a foreshadowing. B is the right answer. Next question कहता है in book 3 what is the divine vision that Milton describes. बुक 3 के अंदर जो डिवाइन विजन की बात करते हैं मिल्टन, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है? The creation of the world, God's plan to destroy hell, God the Father foreseeing the fall of offering a plan of salvation through the Son, option D, the future of mankind. The right answer would be God the Father
फॉर सीइंग द फॉल ऑफ ऑफस्प्रिंग अ प्लान ऑफ साल्वेशन थ्रू द सन। सिंपली समझो कि उसने अपने बेटे को भेजता है, उसका बेटा रेडी होता है, कहता है हाँ मैं जाऊंगा इंसान को बचाने के लिए। दिस इज हाउ मिल्टन रोट इन हिज वर्क। ऐसा नहीं है कि यूजुअली अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो न्यू टेस्टामेंट के अनुसार गॉड सेंट हिज ओन सन, बट उसके पीछे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि उसने खुद ही बोला था कि मैं जाऊंगा इंसान को सेव करने के लिए, या फिर गॉड ने भेजा है। सिंपली गॉड ने भेजा है। बट यहाँ मिल्टन के डिस्क्रिप्शन में, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, वी गेट टू नो दैट व्हेन गॉड आस्क्स ऑल हिज एंजल्स कि कौन इसमें से कौन है जो ह्यूमैनिटी को बचाएगा, तो उसका जो बेटा होता है जीसस, वो कहता है कि आई विल सेव द ह्यूमैनिटी, है ना। फिर इसलिए उसको भेजा जाता है। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजेलिक हायरार्की दैट इज मेंशन्ड इन द पैराडाइज लॉस्ट। ये जो हायरार्की में, एंजेलिक हायरार्की है जिसमें एंजल भी, ऐसे 9 हायरार्की में 9 अलग अलग हायरार्कीज होते हैं। तो वो जो एंजल का हायरार्की है वो पैराडाइज लॉस्ट में क्या क्या मेंशन की गई है ना। सर्फिम, चर्बिम और आर्क एंजल्स, एंजल्स, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, या ऑप्शन सी थ्रोन्स, डोमिनियंस, वर्च्यूज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे हैं। मैंने बोला ना अभी 9, तो ये सारे के सारे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं द फ्रेज मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस रेफर्स टू। ये जो मैन का पहला डिसोबीडियंस है इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि काइन्स मर्डर ऑफ एबल, नहीं। एडम एंड ईव ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, ऑप्शन सी द बिल्डिंग ऑफ द टावर ऑफ बैबल, ऑप्शन डी द रिबिलियन ऑफ सेटन। तो राइट आंसर है एडम एंड ईव। जब एडम और ईव दोनों ही फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं, पहले एडम नहीं सॉरी, पहले सेटन ईव को इंस्पायर करता है खाने के लिए, एंड ही टेल्स द ईव दैट इफ यू ईट दिस फॉरबिडन फ्रूट देन यू विल ऑल्सो बिकम गॉड योर सेल्फ, है ना। यू विल ऑल्सो यू वुड बी एबल टू सिट बिसाइड द गॉड्स। तो ये चीज सोच के ईव खा लेती है और ईव अपने हस्बैंड को भी खिला देती है, एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट मैन्स डिसोबीडियंस हैपेंस। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है द डिबेट इन पेंडोमोनियम विच फॉलन एंजल आर्ग्यूज फॉर ओपन वॉरफेयर अगेंस्ट गॉड। कौन सा एंजल था या कौन सा फॉलन एंजल था जिसने इसके बारे में बातें की? बिलायल, मलूक, मैमन या बेल्जबूब। राइट आंसर होगा मलूक, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्टोरी दैट हैज अ लिटरल मीनिंग एंड अ डीपर सिंबॉलिक मीनिंग? Paradise Lost can be read as a theological and political one. Option A allegory, parable, metaphor या epic। क्या होगा राइट आंसर? बहुत इजी है ये तो, एलिगोरी के फॉर्म में लिखा गया है ना। ए इज द राइट आंसर। देखो एलिगरी का सिंपल मतलब होता है छोटी सी कहानी होगी या कहानी को सिंप्लीफाइड वर्जन में बोला गया होगा, लेकिन वो बहुत ग्रैंड नैरेटिव को एक्सप्रेस करता होगा, बहुत ग्रैंड चीज़ों को एक्सप्रेस करता होगा। जैसे अगर पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अगर हम बातें करें तो पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट सिंपली अ स्टोरी बट इट टेल्स द ह्यूमंस डिसोबीडियंस, है ना, किस तरह से ह्यूमन का फॉल होता है ना, द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। तो एक तरह से ब्रॉडर ग्रैंडियोर थॉट के बारे में एक्सप्रेस करता है। जैसे आप बचपन में पढ़ते होगे चंपक, नंदन, इस तरह की कहानियां, वैसे मैं भी पढ़ा करता था। तो उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी कहानियां होती थी वो एक बहुत मोरल जस्टिस को एक्सप्रेस करता था। दैट इज व्हाट एलिगरी मीन्स। जैसे आप क्रिश्चियन एलिगरी पढ़ते हो, है ना, जैसे अगर आप पढ़ोगे द पिलग्रिम प्रोग्रेस, तो वो क्रिश्चियन एलिगरी है। या फिर अगर आप पढ़ोगे एवरी मैन, वो भी क्रिश्चियन एलिगरी है। या फिर अगर आप पढ़ोगे जॉर्ज ऑरवेल का अगर आप पढ़ोगे, है ना, पिग्स वाली जो कहानी है, वो क्या है, वो पॉलिटिकल एलिगरी है उसी तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द गोल्डन स्केल्स ऑन विच गॉड वेट द आउटकम ऑफ बैटल्स एंड ह्यूमन एक्शन अपीयर्स इन विच बुक? बुक 1, बुक 4, बुक 5, सॉरी बुक 6, बुक 4 एंड बुक 10। क्या कह रहा है? कहता है द गोल्डन स्केल ऑन विच गॉड वेट द आउटकम्स ऑफ बैटल। ये जो आउटकम है बैटल का, है ना, कौन से स्केल पे, है ना, मतलब गोल्डन स्केल पे वो नापता है, तौलता है, वेट करता है आउटकम के बारे में, और वो कौन सी बुक में अपीयर होता है? बुक 1, 6, 4 या फिर 10। तो राइट आंसर होगा
4 is the right answer. Now question number 61 कहते कि what is the ultimate theme of Samsung agnostics? Samsung agnostics का जो ultimate theme है वो क्या है? The futility of human existence, the triumph of love over hate, the redemption of hero through suffering and sacrifice. Option D, the power of political rebellion. क्या होगा right answer? The redemption of a hero through suffering and sacrifice. C is the right answer. Now कहता है question number 62. Lycidas is written in a mixture of stanza including blank verses and rhyme. The purpose of this mixture is to make the poem seems more modern, या फिर reflect the speaker's emotional state and the chaotic nature of grief, या फिर adhere to the classical poetic rules, या फिर make the poem difficult to read. क्या होगा right answer? Reflect the speaker's emotional state and the chaotic nature of grief. B is the right answer. Question number 63 कहता है the poem on the morning of Christ's nativity contains an image of the pagan gods fleeting in terror and coming of Christ. Option B, the shepherds singing a joyful song. Option C, the three wish man on the journey. Option D, a peaceful quiet winter night. The right answer is A, the pagan god fleeting in terror and the coming of Christ के बारे में बातें होती है ना. 63 का right answer A. Now question number 64 कहता है what is the central moral lesson of the mask Camus? ये जो Camus वर्क है इसका जो मोरल लेसन है वो क्या है? मोरल लेसन, द मैजिक इज एविल, द नेचर इज अ डेंजरस प्लेस, द ट्रायम्फ ऑफ वाइस ओवर वर्च्यू. ऑप्शन डी, द पावर ऑफ चेस्टिटी एंड वर्च्यू डिसॉल्व. तो राइट आंसर इज डी, द पावर एंड चेस्टिटी एंड वर्च्यूज रिवॉल्व. क्वेश्चन नंबर 65 कहता है मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, career as a political pamphleteer, unrequited love, या फिर blindness and his fear of not being able to serve God. D is the right answer. Fear of not being served the God because he got blind. Next question was 66. कहते हैं what is the name of Milton's prose work that argues for the right to divorce? A doctrine and discipline of divorce. Areopagitica, देखो Areopagitica बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स के लिए लिखी गई है ना. ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके ऊपर लिखी गई है, क्योंकि जितने भी वर्क्स पब्लिश होते थे प्यूरिटन टाइम में उस समय बहुत ही सेंसर कर दी जाती थी वर्क को, तो ही वाज फाइटिंग फॉर दैट. ऑप्शन सी, प्रो पॉपुलो एंजेलिको डिफेंसियो, एंड ऑप्शन डी ऑफ एजुकेशन. तो राइट आंसर होगा द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स. ए इज द राइट आंसर. याद रखना एरियोपेजिटिका से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, बुक्स के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए वो बातें करता है. क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एरियोपेजिटिका इज अ फेमस प्रोज वर्क दैट आर्ग्यूज फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉयल पावर, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, रिलीजियस कन्फर्मिटी, द राइट ऑफ द बियर आर्म्स. ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बी इज द राइट आंसर. फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करता है वो. क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन्स मेजर प्रोज वर्क ऑन थियोलॉजी विच वाज डिस्कवर्ड सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ. Option A, the history of Britain. Option B, a brief history of Moscovia. Option C, the doctrine Christian on Christian doctrine. Option D, Iconoclasts. Right answer क्या होगा? C is the right answer. The doctrine Christina या फिर on Christian's doctrine. Question number 69 कहता है in the doctrine Christina, Milton's theological views are revealed as unorthodox. He argues for the belief that the son is equal to the father, the son is subordinate to the father, all the people are predestined to be served, or option D, the soul is immortal. The right answer would be B. B is the right answer. The son is subordinate to the father. मिल्टन ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियनिटी के अंदर ही बिता दिया है ना. प्यूरिटन्स थे, जब प्यूरिटन के ग्रेटेस्ट मास्टर की बात करते हैं या प्यूरिटन का जो सबसे ग्रेटेस्ट पोइट हैं यही थे. ऐसे पिलग्रिम प्रोग्रेस वाले राइटर भी थे, वो भी नेक टू नेक इनको वो दे रहे थे, लेकिन मिल्टन का अलग ही एक तरह से रुतबा था उस समय. कहते कि व्हाट इज इकोनोक्लास्टिस? अ पोएम अबाउट स्टेटस, अ प्ले अबाउट अ हीरो, अ प्रोज. ऑप्शन सी, अ प्रोज वर्क जस्टिफाइंग द एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट. ऑप्शन डी, अ थियोलॉजिकल ट्रीटीज ऑन आइडल्ट्री. क्या होगा राइट आंसर?
A prose work justifying the execution of King Charles the First. C is the right answer. ठीक है. Now कहता है Milton's influence on later English poet is considered to be minimal, as his style was too difficult, limited to the 18th century. Profound and widespread influence romantic poets like Blake and Shelley, and option D negative, as he was seen. से तो होगा ही नहीं. C is the right answer. कुछ क्वेश्चंस पढ़ के ही पता चल जाता है कि क्या होगा राइट आंसर, है ना. क्वेश्चन नंबर 72 कहता है विलियम ब्लेक फेमसली सेड दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, क्योंकि मिल्टन जिस तरह से लिख रहे थे, जिस तरह से सैटर्न का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, जिस तरह से हेल का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो इसके ऊपर विलियम ब्लेक ने बोला था कि ऐसा लगता है जैसे मिल्टन बिना पार्टी में बुलाए ही वो शैतान के पार्टी में चला गया था, है ना. विच मीन्स ही नोज अबाउट हेल मोर देन एनीवन एल्स. इसलिए अब वही जा सकता है, वही जान सकता है जो हेल में गया होगा. तो कहता है कि ही बिलीव्ड मिल्टन वाज अ सीक्रेट सैटनिस्ट. He thought Milton's poetry was evil. Yeah, he believed Milton's description of Satan was so compelling that it overshadows God. And option D, he was a rival poet. So option C is the right answer. He believed Milton's depiction of Satan was so compelling that it overshadowed the God. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 73 द टर्म मिल्टॉनिक सोनेट इज समटाइम्स यूज टू डिस्क्राइब सोनेट दैट. ये जो मिल्टॉनिक सोनेट है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है कभी कभी. यूज अ राइम कपलेट एट द एंड, आर अबाउट लव, यूज ए स्ट्रिक्ट पेट्रार्कन राइम स्कीम, एंड डू नॉट हैव अ वोल्टा आफ्टर द 8 लाइन, या फिर आर रिटन इन ब्लैंक वर्स. क्या होगा राइट आंसर. ये है यूज स्ट्रिक्ट ऑफ पेट्रार्कन राइम, क्योंकि ये क्लासिकल से इंस्पायर्ड है. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 कहता है मिल्टन्स वर्क इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ विच लिटरेरी मोमेंट. मिल्टन का जो वर्क है वो कॉर्नर स्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. कौन से लिटरेरी मोमेंट का. मेटाफिजिकल पोएट्स, नो. प्यूरिटन लिटरेरी ट्रेडिशन, यस. कैविलियर, नो. न्यू क्लासिकल मोमेंट, नो. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75 कहता है टी.एस. एलियट फेमसली क्रिटिसाइज मिल्टन्स लैंग्वेज फॉर बीइंग टू सिंपल, टू फोकस्ड ऑन द पर्सनल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज दैट वाज parasitic upon Latin rather than the natural poetic language, या फिर ऑप्शन डी टू रिलीजियस. तो राइट आंसर वुड बी सी. देखो टी.एस. एलियट ने सबको क्रिटिसाइज किया है. जैसे उसने हैमलेट के बारे में बोला था, शेक्सपियर के बारे में बोला था. शेक्सपियर का जो हैमलेट है इट इज मोस्ट डेफिनेटली एन आर्टिस्टिक फेलियर. उसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला क्यों, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था. उसी तरीके से इसने मिल्टन को भी क्रिटिसाइज किया था, कहते कि ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करता है ना. पैरासिटिक अपॉन लैटिन, एक तरह से लैटिन को यूज तो करने की कोशिश करता है बट इट्स नॉट एज गुड एज. समझ रहे हो ना. क्वेश्चन नंबर 76 कहते कि व्हाट इफ द सन बी डार्केंड एंड द स्टार्स नॉट शाइन. दिस लाइन फ्रॉम विच वर्क. पैराडाइज रिगेन में, पैराडाइज लॉस्ट में, सैमसन एग्नोस्टिस में, या फिर लिसाइडस में. क्या होगा राइट आंसर. पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77 कहता है फॉर ही दैट हाइड्स द टैलेंट ऑफ द लॉर्ड डोथ नथिंग बट अ गुड डेट टू अफोर्ड. दिस कोट इज पैरोडी ऑफ अ फेमस बिब्लिकल पैराबल एंड इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट में. कौन से वर्क का है. सैमसन एग्नोस्टिस, सोनेट 19, या फिर एडियोपिज़ाटिका. क्या होगा राइट आंसर. सोनेट 19. सी इज द राइट आंसर. Question number 78 कहता है the name of the river of lamentation in hell mentioned in Paradise Lost is Styx, Coctus, Acreon, या फिर Lethe. क्या होगा राइट आंसर. C is the right answer. Acreon. C is the right answer. Question number 79 कहता है the poem on Shakespeare is notable for its praise of Shakespeare and its use of sonnet form, rejection of classical form, assertion that monument of verse is more enduring than a physical monument, and option D humorous tone. What would be the right answer. C is the right answer. Assertion that monument of verse is more enduring than a physical monument. C is the right answer. Question number 80 कहते हैं कि the phrase the good old cause is a political slogan that Milton used to refer option A the monarchy, option B the Catholic Church, option C the English Commonwealth and Puritan Revolution, option D the Protestant Reformation. The right answer is the English Commonwealth and the Puritan Revolution. C is the right answer.
81 कहते हैं कि विच कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ? सेटन, डेथ, सीन और एडम? तो राइट आंसर इज सिन, सी इज द राइट आंसर। वैसे डेथ और सीन दोनों ही है, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, डेथ ही राइट आंसर होगा, क्योंकि सैतन का माना जाता है नाजायज औलाद थी ये दोनों, डेथ एंड सीन, और जो हेल के गेट को वॉच कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म फॉर अ वर्क दैट बिगिंस इन द मिडल ऑफ द थिंग इज इन द मिडाइस रेस, इंजाबमेंट, डू एक्स मखीना इसको वैसे पढ़ते हैं, पेरिपटाया। पेरिपटाया तो फिर ये एरिस्टोटल का टर्म है, तो राइट आंसर वुड बी ए, इन मिडाइस रेस, in the middle of the things. A is the right answer. Question number 83. कहते कि what is the name of the limbus petrum or limbo of the father that Milton placed at the top of the universe? Option A place for unbaptized babies. Option B, a place for those who died before Christ. Option C, the place where fools and hermits who believed they are going to heaven are carried by the wind. Option C, the dwelling place of the angels. The right answer is the place where fools and hermits who believe they are going to heaven are carried by the wind. C is the right answer. Question number 84 कहते हैं कि what is the war in heaven and in which book it is described? ये जो war of heaven है किस बुक के अंदर डिस्क्राइब की गई है? तो ऑप्शन कहता है कि A, war between God and Satan described in book 1, the war between man and the angels described in book 8, the battle between God's loyal angel and the rebellious angel, which is described in the book 6, or the option D, the war between the demons in hell described in book 4. तो right answer होगा C. C is the right answer. Now question number कहता है 85. In book 8, the character who argues that the universe may not be genocentric model is option A, Adam, option B, Raphael, option C, Uriel, and option D, the sun. क्या होगा right answer? The sun is the right answer. D is the right answer. ठीक है, हम लोग देख लें क्वेश्चन 85 तक। ना क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द फ्रेज फ्रॉम द हाई माउंट इन पैराडाइज लॉस्ट रेफर्स टू ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट पैरानसस, ऑप्शन सी माउंट सियोन, और ऑप्शन डी माउंट ऑफ ओलिव्स। तो राइट आंसर होगा माउंट सियोन, सी इज द राइट आंसर। और माउंट सिनाई ये है द पिलग्रिम प्रोग्रेस के अंदर, जहाँ पे वो लोग जाते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन की जर्नी होती है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है हाउ डज सेटन फर्स्ट एंटर द गार्डन ऑफ ईडन? सेटन जो है सबसे पहली बार गार्डन ऑफ ईडन में कैसे एंटर किया था? ही फ्लाइज डायरेक्टली ओवर द वॉल, ही इज लेड इन बाय अ गार्ड, और ही स्नीक्स इन एज अ बेगर, और ही लीप्स ओवर द वॉल। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लीप मतलब उछल के चला जाता है, क्योंकि वो टॉट बना रहता है ना, छोटा सा मेढक का जो छोटा सा होता है वो टॉट बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है द पोम्स फेमस लाइन द माइंड इज ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन इज स्पोकन बाय। बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत फेमस, पैराडाइज लॉस्ट का है। एडम बोलता है, ईव बोलता है, सेटन बोलता है, गॉड बोलता है, सेटन बोलता है, सी बोलता है, सेटन। क्योंकि यहाँ पे सेटन कह रहा है कि मतलब साइकोलॉजिकल डेप्थ में जा रहा है, कह रहा है कि जो हमारा माइंड है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग and it can make heaven of hell or hell of heaven. The way you think determines what you want, है ना, इस तरह की सिचुएशन, मतलब इस तरह की चीजें बोलता है वो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोड, डायरेक्ट कोटेशन भी आपको दे सकता है एग्जाम में। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 89 Milton's portrayal of Eve as a rational being who is convinced by a logical argument, albeit a flawed one, is a reflection of his misogyny, belief in the power of rhetoric, या humanistic and intellectual values, या फिर desire to create a feminist character. Option C, humanistic and intellectual values. C is the right answer. Now question number 90 कहता है कि the happy fault और Felix Cupula is the theological concept that, ये जो happy fault है उसकी मीनिंग क्या है, जिसको फिलिक्स क्यूपला भी कहते हैं। The fall was an the fall was an accident. Option B, the fall was an evil act. Option C, the fall while a terrible sin.
ultimately led to the greater God of Christian's redemption. Option D, the fall was necessary even for the human freedom. तो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की थीम ऑफ मिल्टन्स पोएट्री एंड प्रोज. द द inevitability of fate. Option B, the struggle of the individual against society. Option C, the importance of free will and personal responsibility. Option D, the celebration of simple pastoral life. The right answer is the importance of the free will. Sorry, C is the right answer. Now question number 92. The term apostle angel is synonym for the fallen angel, the righteous angel, the son, the pagan god. क्या वो राइट आंसर? द फॉलन एंजल. एपोस्टल एंजल फॉलन एंजल को कहते हैं. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन्स हैबिट ऑफ deliberately omitting connecting words like and or to create a more grand sweeping effect. Chiasmus, asynderon, polysideron, anaphora. Right answer is asyndeton. B is the right answer. Now question number 94 कहता है the title of Milton's major prose work Iconoclastus means the great debate, the king's defender, the image breaker or the true believer. Right answer is the image breaker. C is the right answer. Question number 95 कहते हैं Milton's poetic language is often considered sublime. What does sublime mean in the context? Simple and elegant, beautiful but not powerful. Option C, inspiring a sense of awe and grandeur, often with the hint of terror. And option D, humorous and the light-hearted. तो राइट आंसर इज सी. मतलब ये इसका सबलाइम का मतलब ये है ग्रैंड्योर होगा, ऑ होगा और लेकिन साथ में टेरर भी फील होगा, है ना, जो कि एडविन बर्ग की थ्योरी थी. एडविन बर्ग ने इसकी थ्योरी दी थी और मतलब अपने वर्क में द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं द फ्रेज द माइंड्स आई is attributed to Shakespeare, but which of his play did Milton write a poem about? Hamlet के ऊपर, Macbeth के ऊपर, Tempest के ऊपर, या फिर Milton wrote Il Allegro and Il Penseroso, which are considered to be the homage to Shakespeare. What is the right answer? Milton wrote Il Allegro. D is the right answer. ठीक है, Il Allegro and second Penseroso या Il Penseroso. Il Penseroso है वैसे ये. Question number 97 कहता है मिल्टन्स यूज ऑफ कैटलॉग इज मोस्ट एविडेंट इन हिज सॉनेट्स, कामोस, पैराडाइज लॉस्ट या फिर पैराडाइज रिग्ड. सी इज द राइट आंसर, पैराडाइज लॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 98 कहता है द हेरोइक कपलेट वाज द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म फॉर मिल्टन्स न्यू क्लासिकल सक्सेसर, बट मिल्टन हिमसेल्फ प्राइमरली रोट इन राइम कपलेट्स में, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, सॉनेट्स में. अभी इसका क्वेश्चन हमने किया था. बी इज द राइट आंसर, ब्लैंक वर्स में. क्वेश्चन नंबर 99 कहता है मिल्टन्स बिलीव दैट ऑल नॉलेज शुड बी परस्यूड इवन डेंजरस और heretical ideas is most clearly expressed in which of his works? The Tenure of Kings of Magistrates, Areopagitica, Paradise Lost या Samson Agnostus. तो राइट आंसर इज बी, Areopagitica. क्वेश्चन नंबर 100 कहता है मिल्टन्स डेथ इन 1674 मार्क द एंड ऑफ द रोमांटिक पीरियड, प्यूरिटन लिटरेरी पीरियड, एलिजाबेथन एरा या फिर न्यू क्लासिकल एरा. क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन बी, प्यूरिटन लिटरेरी पीरियड. कुछ क्वेश्चंस रिपीटेशन में थे, वैसे रिपीटेशन में नहीं था लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया हुआ है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट